हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कन्हैया प्रजापति आ गया हूं एक और वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग देखेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का वन शॉट। इस वन शॉट में हम लोग समझेंगे पूरा का पूरा होल चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट का। इस तरीके से देखिए, चलिए शुरू करते हैं। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट जो चैप्टर हम लोग का, उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एकदम शॉर्ट एंड इफेक्टिव नोट, जहां से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या देखने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को, क्या देखने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। अंडरस्टैंडिंग द इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट, किस तरीके से कैसे काम करता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग ईवीएस में पढ़े थे। ईवीएस में इन्वायरमेंट कुछ ऐसा आया था, है ना, पर्यावरण जिसको बोलते हैं। वेरी गुड। हम लोग यहाँ पर कुछ एक ड्राइंग में देख पा रहे हैं ना, कुछ लोग बैठे हुए हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। इन्वायरमेंट करने का मतलब होता है एक बिजनेस स्ट्रक्चर, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन, उधर पर क्या क्या चीजें है रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीजों को लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है पूरा का पूरा, ये चीज हम लोग का कहलाएगा इन्वायरमेंट। कहने का मतलब क्या क्या हो सकता है हम लोगों का, वो मशीनरीज, ह्यूमन फैक्टर्स एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स बोथ। ह्यूमन फैक्टर के अंदर में जो एम्प्लॉइज हम लोगों का है, जो स्टाफ हम लोगों का है, जो हम लोग का मैनेजर्स है, जो हम लोग का डिपार्टमेंटल हेड्स से लेकर के सारा का सारा हम लोग का रॉ मटेरियल्स, नॉन ह्यूमन फैक्टर, रॉ मटेरियल्स हो सकता है, वो आपका मशीनरीज हो सकता है, वो आपका लैंड हो सकता है, सारा का सारा चीज हम लोग का एक इन्वायरमेंट कहलाता है। किसका? बिजनेस का। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो कुछ भी आएगा, मेरे आसपास में जो है वो मेरा इन्वायरमेंट है। ठीक है, मेरा इन्वायरमेंट क्या है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, इस जगह पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं, घर के पास में एक अच्छा सा तालाब है। ठीक है, ये सब मेरा क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। शहर का एक इन्वायरमेंट देखने के लिए मिलता है, गांव में एक इन्वायरमेंट देखने के लिए मिलता है। एंड बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, उसमें क्या होगा, बिजनेस से रिलेटेड सारा का सारा चीज। ठीक है, ये चीज सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर हम लोग इसको डिफाइन करने जाएंगे, हाँ, इसमें और एक चीज है, हम लोग का जो ये आसपास सारा का सारा चीज हम लोग जो देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैनिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस स्कैनिंग। हम लोग बिजनेस को स्कैन कर रहे हैं कि मेरे आसपास में क्या क्या चीज है, किस किस चीज से लेकर के हम लोग का बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है, एक इन्वायरमेंट हम लोग का बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग का स्कैनिंग भी कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग का, इट इज टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। क्यों इसको एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं, देखिए समझिए, द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेसेस, सारा का सारा ऑपरेशंस, फ्रॉम मार्केट कंडीशंस टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सबको एक लाइन में लेकर के आना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में लेकर के आना, सारा का सारा जो फैक्टर्स एक्सटर्नल फोर्सेस है उन सबको लेकर के आना, ताकि एक लाइन में लेकर के आना, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को समझना। मार्केट में ना पैसा बह रहा है लिटरली, बस उसको पकड़ना आना पड़ेगा। पैसा उड़ रहा है, बस उसको पकड़ने आना पड़ेगा। तो इसको जो हम लोग पकड़ेंगे, इसको जो ढूंढेंगे, वो उसको समझना, ये हम लोग का कहलाएगा बिजनेस ऑपरेशंस फ्रॉम द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन को समझ करके कैसे हम लोग पैसा बना सकते हैं, ये सब चीज हम लोग का क्या कहलाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाएगा। क्या क्या चीज इसके अंदर में हम लोग का आ रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है तो बताते हैं। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट, इसके अंदर में देखने के लिए मिलेगा। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल फोर्सेस दैट शेप बिजनेस डिसीजंस, दैट शेप बिजनेस डिसीजंस। ये सारा का सारा ना फैक्टर्स है, फोर्सेस है, जो क्या हम लोग का है, कुछ 6 फैक्टर्स है, कुछ 6 फोर्सेस है, बट हम लोग देखेंगे 5 को। ये कुछ 5-6 हम लोग का जो फैक्टर्स है, यही क्या हम लोग का एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इसके साथ साथ और भी, इसके बाद हम लोग एक चीज आपको और बताते हैं, माइक्रो और मैक्रो का नाम आप लोग जानते हैं, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, कुछ कुछ बिजनेसेस का कुछ कुछ चीज, अगर हम लोग सारे बिजनेसेस को पकड़ते तो बिजनेस ए और बिजनेस बी, पूरा का पूरा अगर हम लोग बिजनेसेस को पकड़ते हैं, किस पे आपका कंट्रोल, आप हमको बताइए। क्या आपके एम्प्लॉय पे आपका कंट्रोल है? क्या आप जिस सप्लायर से पैसे, ये रॉ मटेरियल्स उठाते हैं, उस पे आपका कंट्रोल है? क्या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आपका कंट्रोल है? क्या टेक्नोलॉजी पे आपका कंट्रोल है? नहीं।
आपका कंट्रोल कहीं नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। और यहाँ पर ये जो 5 हम लोग का है, खास करके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, पेस्टल, इससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, PSTLE, पेस्टल, ठीक है। इससे आप ये 5 को याद रखिएगा। ये सब चीज को लेकर के मेरा क्या बन रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट बन रहा है, ठीक है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या बोल सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट है सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट द बिजनेसेस, ठीक है। ये हम लोग का हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंसेस directly impact governments, directly impact organizational decisions, strategic plans, competitive positions and overall performance outcome. business environment directly क्या करता है, impact करता है, किस डायरेक्टली और मे बी इट इज इनडायरेक्टली क्या करता है, इम्पैक्ट करता है आपके स्ट्रेटेजिक प्लान्स पे। आपने कुछ प्लानिंग किया हुआ है, मान लीजिए वेदर खराब हो गया, आपने कुछ प्लानिंग किया हुआ है, मान लीजिए गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए, जैसे अभी जीएसटी का जो स्लैब रेट चेंज हुआ, इतना सारा जो स्लैब था सबका सब चेंज हो गया, 5 और 18 पे चला आया और एक 40 पे भी है, सारा का सारा ये जो चेंज हो गया, किसी को पता था कि इस तरीके से चेंज होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कब क्या हो, गवर्नमेंट का पॉलिसीज, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन, नो वन नोज ना कब क्या हो जाए चेंजेस, ठीक है। ये चीज स्ट्रेटेजिक आपके प्लान्स पे इंपैक्ट करेगा। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आपका कॉम्पिटिटिवली पोजीशन क्या था मार्केट में, उस पे इंपैक्ट डालता है। अगर अभी गवर्नमेंट सारा का सारा प्लास्टिक आइटम्स को बंद कर दिया, अब बोल देगा कि एकदम टोटली बंद, अब मान लो आपका जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो उसमें प्लास्टिक का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, फिर आप क्या करोगे, यू डोंट हैव थिंग्स यू कैन डू। आपका बिजनेस मान लीजिए एक लेवल टॉप में था, एकदम टॉप में पहुंचा हुआ था आपका बिजनेस, तो ऐसे सीधे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा नीचे, ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ग्राफ आपका सीधे ऐसे बन जाएगा। क्लियर? ओवरऑल परफॉर्मेंस आउटकम, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या परफॉर्मेंस है वहां से वो भी आपको आउटकम होगा। ये चीज हुआ, ये हम लोगों ने देखा बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसका देखते थोड़ा फीचर्स को, फीचर से आप लोग और अच्छे समझ पाइएगा। पहला फीचर क्या है, डायनेमिक इन नेचर। ये जो बिजनेस है ना, सबसे पहला चीज क्या है ना, डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक इन नेचर कहने का मतलब कभी भी चेंज हो सकता है। इसमें एक वर्ड याद रखिएगा ना, एवर चेंजिंग, एवर, वेट अ मोमेंट, एवर चेंजिंग। एवर चेंजिंग करने का मतलब, एवर चेंजिंग करने का मतलब होता है कि जो हमेशा चेंज होते रहता है उसको बोलते हैं एवर चेंजिंग। और बिजनेस मॉडल्स, बिजनेस हमेशा चेंज होता है। आप लोग ये सोच के रखिएगा ना कि अभी चेंज नहीं होगा, ये मेरा जैसे चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि नो वन नोस कल क्या हो मार्केट में। लॉकडाउन में, लॉकडाउन जो हुआ था, बहुत लोगों का बिजनेस पूरा का पूरा डूब गया था, नो डाउट। बहुत लोग का बिजनेस पूरा हाई लेवल पे पहुंच गया। जो मान लो सैनिटाइजर वगैरह जो कंपनी बनाता था, सच बता रहे हैं आपको, ये प्रैक्टिकली भी आप लोग देखे होंगे ना, सैनिटाइजर का जो यूज हॉस्पिटल्स में होता था, और अगर कहीं बहुत ज्यादा हाइजीन कहीं मेंटेन किया गया तो वहां होता था। लेकिन लॉकडाउन जब आया, घर पे पीने का पानी हो या ना हो, बॉटल में सैनिटाइजर जरूरी था एकदम से, ये समय आ गया था। मास्क जो था हॉस्पिटल्स में लोग पहनते थे, उसके बाद मास्क सब लोग पहनने लगे लिटरली। जो ये जो बना रहा था, जो ये कंपनीज था, वो कहां से कहां पहुंच गया, वो कंपनीज कहां से कहां पहुंच गया, है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, टोटली डायनेमिक इन नेचर है, कब क्या हो नो वन नोस, ठीक है। पहला चीज देखिए, कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग विद द चेंज मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, हिंदी में अगर हम लोग इसका बात करें तो मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स क्रिएटिंग इंट्रिकेट बिजनेस सिनेरियो। बहुत सारा ना इंटर रिलेट फैक्टर्स है, बहुत सारा इंटर रिलेट फैक्टर्स है। गवर्नमेंट कुछ भी करेगा ना, गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी वगैरह में चेंजेस आएगा ना, इकोनॉमिक पॉलिसी अपने आप चेंज हो जाएगा, लीगल भी अपने आप वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल भी अपने आप वो धीरे से हमको देखने के लिए मिलेगा, वो भी चेंज हो जा रहा है। सबका सब क्या ना एक दूसरे से रिलेटेड है पूरा का पूरा।
मार्केट में बिजनेसेस में जो फैक्टर्स है ना सब एक जैसे, मान लीजिए सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल 50 रुपया में देता था, वो अब क्या किया है 50 से 70 रुपया कर दिया, मान लीजिए 60 रुपया कर दिया। ये जो स्लाइटली चेंज आ रहा है ना अमाउंट पे रॉ मटेरियल का, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मार्केट को ही चेंज कर देगा। अब जो प्रोडक्ट 60 रुपए में बिकता था अब वो 70 रुपए में बिकेगा। जहां पे गवर्नमेंट को टैक्सेस देना चाहता इतना था, अब गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ेगा हम लोग को इतना। इस लेवल पे वो पूरा का पूरा चेंज होगा। मतलब सब आपस में ना इंटर रिलेटेड है पूरा का पूरा चीज। ठीक है। अनसर्टेनिटी, अभी हम ऊपर बताया ना बिजनेस क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। सर्टेन का मतलब होता है जो आपको पता है, अनसर्टेन का मतलब होता है जो आपको नहीं, किसी को नहीं पता है, वो हम लोग का क्या कहलाता है, अनसर्टेनिटी। नो वन नोस कि क्या होगा क्या। अनप्रिडिक्टेबल चेंज रिक्वायर अडेप्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजीज, कब क्या होगा ना पता नहीं है, हम लोग को प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो किसी को पता ही नहीं, आइडिया नहीं है क्या होगा, क्योंकि प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है ना, इसलिए तो अनसर्टेन है। ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्या होने क्या वाला है। ठीक है। रिलेटिबिलिटी, ये भी ऊपर जो टॉपिक हम आपको बोले, ऊपर में जो पॉइंट बताया सब एक दूसरे से रिलेट करता है, सारा का सारा चीज बिजनेस के अंदर में एक में भी चेंजेस आएगा तो पूरा का पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। ये कहलाएगा हम लोग का रिलेटिबिलिटी। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है, अनेबल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यहाँ पर हम लोग तो एनालाइज करेंगे स्वॉट एनालिसिस। ठीक है। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट। ये अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स देख करके ना हमको समझ में आया बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या देखना है ना, स्वॉट एनालिसिस में हम लोग देख सकते हैं। क्यों, आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, आपके बिजनेस का वीकनेस क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज को देखो, और आपका जो थ्रेट करने का मतलब बिजनेस में ना किसी किसी का ना कुछ वीकनेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, कि आपका बिजनेस को क्या इंपैक्ट कर रहा है, कि आपका बिजनेस और डाउनवर्ड जा सकता है और डाउनवर्ड जा रहा है, उस चीज को समझना, ये हम लोग का कहलाएगा स्वॉट एनालिसिस। तो आइडेंटिफाई करना बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, बिजनेस का थ्रेट क्या है, बिजनेस किससे बिजनेस को मेरा प्रॉब्लम हो सकता है और बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, कि हाँ ये बिजनेस को हम कैप्चर कर सकते हैं, ये होल मार्केट को हम कैप्चर कर सकते हैं। आज ही आईटीसी का बात करें, आज हम लोग रतन टाटा बोले, टाटा ग्रुप का बात करें, आज हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज का बात करें, ये लोग क्या सच में केवल एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में भी क्या चल रहा है, उनका जो बेस प्रोडक्ट है वो तो चलेगा ही चलेगा, बट एज वेल एज दे ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर प्रोडक्ट्स, उसको भी प्रोड्यूस करना। वो जब उसको प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट में और ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट्स ये हो जाएगा। उनका क्या नाम, अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे कि हाँ हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे क्या उनका वेल्थ कैपिटल और भी बढ़ेगा। क्लियर। चलिए अब आते हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट में। इंटरनल इन्वायरमेंट, अब दो फैक्टर है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें और चीज, स्पेसिफिक एंड जनरल। एक है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और एक है जनरल इन्वायरमेंट। स्पेसिफिक और जनरल अभी आपको थोड़ा सा बता देंगे, इससे बात का जितना भी टॉपिक है सब इससे रिलेट करेगा। स्पेसिफिक फैक्टर करने का मतलब द फैक्टर विच इज इंपैक्ट ओनली बिजनेस ए, और मान लीजिए यहाँ पर बिजनेस बी या बिजनेस सी, बिजनेस डी, चार बिजनेस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। स्पेसिफिक फैक्टर इज द फैक्टर विच इज इंपैक्ट ओनली बिजनेस ए, एक ही बिजनेस को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा, ना कि सारा का सारा बिजनेसेस को। क्लियर। ये केवल एक बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, सारा के सारे बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करेगा। सर एग्जांपल दीजिए ना, तब समझ में आएगा। जरूर देंगे एग्जांपल हम आपको। सपोज कीजिए आपका सप्लायर, सपोज कीजिए आपका इन्वेस्टर, सपोज कीजिए आपका एम्प्लॉय, ठीक है, सपोज कीजिए आपका वो मार्केटिंग और सेलिंग डिपार्टमेंट को जिन देख रहा है वो लोग, ये लोग अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं ना, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आता है ना, तो केवल आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, ये ऑल ओवर बिजनेसेस को इंपैक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब सप्लायर मान लीजिए आपको सप्लाई देने से मना कर दे रहा है, तो ये आपका बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है, आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा क्या, उसका क्या बिजनेस बी, बिजनेस सी डाउनफॉल जाएगा? नहीं जाएगा। आपका मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या कर रहा है, मार्केटिंग और सेलिंग डिपार्टमेंट सही से नहीं देख रहा, तो आपका बिजनेस डाउनफॉल जाएगा। बी का बिजनेस जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इंप्लॉय आपका सही से काम नहीं कर रहा, तो आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा। बी और सी का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब एग्जांपल देते हैं आपको जनरल का। जनरल का कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गया,
सपोज कीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अगर अब टेक्नोलॉजी चेंज होगा, जैसे अभी लोग मार्केट में नहीं जा रहे सब्जी खरीदने के लिए, लोग खाना खाने के लिए तो मार्केट में जा रहे हैं ऑफकोर्स सब्जी खरीदने के लिए, बट ये जो जिप्टो आया है, ये जो ब्लिंकिट आया है, ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग घर पे बैठे ही आपको सामान पहुंचा दे रहा है 10 मिनट में, वो भी जहां लोग 50 लोग जाते थे मार्केट में, अभी कितने लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, मान लीजिए 25 लोग जा रहे हैं, 50% लोग जो जाकर के मार्केट में सेल कर रहे थे अपना प्रोडक्ट, अब उनका मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा, नहीं होगा। टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, लोग, और जब टेक्नोलॉजी अपडेट होता है तो इट्स hamper all businesses, not only with business A, business B, business C, it's hamper all businesses. Okay, गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहा है, सारा का सारा बिजनेसेस को इंपैक्ट करेगा, पॉलिटिकली कुछ चेंज हो रहा है, सोशल कुछ चेंज हो रहा है, सारा का सारा। मान लीजिए एक एरिया एक एरिया एबीसी लेन बोल करके एक एरिया है, वहां पे पहले जो लोगों का पर कैपिटा इनकम था ना, वो मान लीजिए 2000 रुपया था, ठीक है, वो अचानक से बढ़ करके मान लीजिए 20,000 रुपया हो गया। अब जो एबीसी रोड में, एबीसी लेन में जो लोग 10 रुपया का जाकर के नाश्ता करते थे या 20 रुपया का जो नाश्ता करते थे, क्या वो अब 10 रुपया 20 रुपया का नाश्ता करेंगे? नहीं, उनका कैपिटल हो गया 20,000 रुपया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया 10x से। अब वो जाकर के बैठेंगे ना कोई अच्छा सा कैफे में बैठ करके खाएंगे, नाश्ता कर रहे हैं, इटालियन फूड खाएंगे, वो बाहर का खाना खाएंगे, वो मतलब समथिंग डिफरेंट, फ्रेंच, अब वो आलू नहीं, वो फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। समझा पा रहे हैं आप लोगों को ये चीज? अगर आपका इनकम ग्रोथ हो जाएगा तो क्या होगा, उस एरिया के जितने भी बिजनेस है सब पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, कोई एक बिजनेस पे नहीं। तो देयर आर सम फैक्टर्स, बेसिकली वही ऊपर में जो आपको बताया, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पेस्टल, PESTLE, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ये 5 तो फैक्टर जो क्या करेगा, आपका जनरल फैक्टर्स के अंदर में आएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनली ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉइज लाइक मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लीडरशिप, कैपेबिलिटी दैट ड्राइव्स इंटरनल एफिशिएंसी एंड इनोवेशंस। ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए मैटर करता है कि आपके पास जो कुछ भी है, ह्यूमन का एम्प्लॉइज का स्किल, उनको मोटिवेशन करने को, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, लीडरशिप क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है, इन सब चीज को समझना हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा, किस तरीके से आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कैपिटल कितना अवेलेबल है, कैश फ्लो मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आपका कितना है। कहीं कहीं पे क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, लोग पैसा देने के लिए आपके बिजनेस में तैयार है, बट आपका कैपेसिटी उतना नहीं है कि आप उतना ले पाओ, ठीक है, ये चीज देखना पड़ता है कभी कभी। फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से करना कि हाँ, गवर्नमेंट पता है कभी कभी ना यहीं पे हार जाता है। एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में यही दिक्कत होता है। आज पाकिस्तान का क्या हालत है, आज श्रीलंका का क्या हालत है, वो डे बाय डे, आज बांग्लादेश का क्या हालत है, ठीक है, ये नेपाल में जो अभी हुआ वो उसका क्या हालत है, ये डे बाय डे क्या कर रहा है ना, डाउनफॉल जा रहा है। गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से होगा, हर एक सेक्टर, हर एक डिपार्टमेंट ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा तो कभी बिजनेस में उसको प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तो पूरा देश ही डूब जा रहा है। डिटरमाइन ग्रोथ पोटेंशियल, डिटरमाइन करना ग्रोथ पोटेंशियल, मेरा बिजनेस का ग्रोथ कहाँ है। एक थे मनमोहन सिंह, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं रहे, कहने का मतलब, बट ये एक ऐसा पर्सन थे ना, ये एक ऐसा इकोनॉमिस्ट थे ना, वो 10 साल बाद हम लोग का देश कहां पहुंचेगा, आज क्या कर रहा है, 10 साल बाद किस जगह पे पहुंचेगा, वो बता सकते थे। वो एक्यूरेट परसेंटेज में कि हाँ हम लोग का देश इतना आगे पहुंच जाएगा, इस लेवल पे वो पर्सन थे, हम लोग के साथ आज नहीं है। फिजिकल रिसोर्सेज, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज करने का मतलब है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स वगैरह वो आपका कैसा है, एंड फैसिलिटीज दैट फ्रॉम ऑपरेशनल बैकबोन्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज का बैकबोन मशीनरीज क्या है, जैसे मेरा ऑनलाइन क्लासेस का बैकबोन क्या बोल सकते हैं, ये मेरा कैमरा, ये मेरा पेन टैब, ये मेरा, अगर ये दोनों गायब हो जाए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आपके पास आ ही नहीं पाएंगे,
हम दिखेंगे ही नहीं आपको, और मैं जो पढ़ा पा रहा हूँ वो भी आपको आप देख नहीं पाओगे, है ना। तो मेरा बैकबोन यही है कि इसको अगर कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे आपके बिजनेस के लिए आपका बैकबोन क्या है, ये चीज समझना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट हायरार्की, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स फॉर इफेक्टिव ऑपरेशंस। अब देखा जाएगा कि आपका बिजनेस इफेक्टिवली काम करने के लिए आपका बिजनेस में कम्युनिकेशंस कैसा है, लोग किस तरीके से लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज में फॉलो कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से है, लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे के साथ। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपका ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ सही है लेकिन ना लोग एक दूसरे का बात नहीं सुन रहे, कोई एक पर्सन काम ए बोल रहा है, कोई पर्सन बी बोल रहा है, और सब एक साथ कोलैप्स हो जा रहा है, काम हो ही नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। कोऑर्डिनेशन नहीं है उनमें सही तरीके से, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। क्लियर। internal factors are within the organizational control, can be modified to align with the external environmental demand and strategies objective। अब यहाँ पर हम लोगों को इंटरनल फैक्टर से हम लोग उसको चाहे तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स में समझ करके उसको आगे बढ़ाने में हम लोग का सहायता ये कर सकता है। स्ट्रेटेजिकल जो भी हम लोग का ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, प्लान्स रहेगा, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो, ये समझिएगा अच्छे से। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो करने का मतलब जो आपके केवल बिजनेस को, यहाँ पे स्पेसिफिक भी हम लिख देंगे तो गलत नहीं है ये, ठीक है। स्पेसिफिक यानी ये जनरल, गलत नहीं है ये। क्यों, कहने का मतलब क्या, माइक्रो कहने का मतलब जो केवल आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगा वो माइक्रो कहलाएगा। माइक्रो देखिए आई मतलब इंडिविजुअल, क्या, इंडिविजुअल, और मैक्रो MA यानी कि ऑल। माइक्रो करने का मतलब इंडिविजुअल्स, मतलब ये क्या करेगा, केवल आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगा। एग्जांपल के लिए क्या है, देखिए एग्जांपल के लिए आपका हो जाएगा सप्लायर, एग्जांपल के लिए क्या आपका हो जाएगा, कस्टमर्स, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स एंड इंटरमीडिएटरीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशंस। ये लोग आपके पर्टिकुलर बिजनेस, आपका बिजनेस अगर ए बिजनेस है, कंपनी ए है आपका, तो ये डायरेक्टली आपके बिजनेस को डायरेक्टली क्या करेगा, ये लोग हमपर करेगा आपके बिजनेस को। कस्टमर दे डोंट वांट टू बाय योर प्रोडक्ट, आप क्या कर लोगे बताओ, कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कस्टमर डायरेक्टली बोला आई डोंट वांट टू बाय योर प्रोडक्ट, आई डोंट वांट टू यूज योर प्रोडक्ट, आप क्या करोगे, उनको पकड़ जबरदस्ती खरीदवाओगे, पॉसिबल नहीं। सप्लायर बोल रहा है आपको सप्लाई नहीं करेगा, सप्लायर बोल रहा है आपको सप्लाई नहीं करेगा। कॉम्पिटिटर बोल रहा है तुम जो गुड्स बनाओगे हम लॉस करके ही, लेकिन उसको कम में बेचेंगे तुमसे, तुम्हारे मार्केट को खा जाएंगे, आप क्या कर लोगे। ये केवल आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे। जबकि मैक्रो में क्या है, मैक्रो थोड़ा सा डिफरेंट, ये क्या करेगा, कहां है वो वर्ड, कहां है वो वर्ड, बोर्ड सोसाइटियल फोर्सेस इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड अफेक्ट इंटायर इंडस्ट्री। दिस इज अफेक्ट इंटायर इंडस्ट्री। आपका अगर एरिया में ग्रोसरी दुकान है तो ग्रोसरी दुकान को, अगर आपका एरिया में स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी शॉप को, अगर आपके दुकान में इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप को, अगर आपके दुकान में क्लोथ्स है तो क्लोथ्स को। अभी आप लोग जाओगे फ्लिपकार्ट पे, आप लोग जाओगे जेप्टो पे, आप लोग जाओगे अमेज़न पे, आपको हर एक आइटम मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, ये क्या केवल एक बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, नहीं, सबको कर रहा है। तो ये हम लोग का कहलाएगा माइक्रो इन्वायरमेंट या जनरल इन्वायरमेंट। अब हम लोग का है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये भी थोड़ा सा एक एक्सटर्नल फैक्टर है। क्या देख लीजिए, इंडस्ट्री, ये आप लोग का एक्चुअली सब्जेक्ट में ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, बट ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैं सोचा आप लोग को बताते चलूं। इंडस्ट्री राइवलरी, मार्केट पोजिशनिंग एंड competitive dynamic that shapes strategic response and market opportunity। इंडस्ट्री राइवलरी, प्रोडक्ट कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों क्या है, सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, दोनों जैसे डॉम्स मान लीजिए और अप्सरा मान लीजिए, दोनों का दोनों क्या कर रहा है, सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है। इससे क्या होता है ना, मार्केट को एक नया शेप मिलता है। मार्केट को क्या शेप एक मिलता है, एक शेप मिलता है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। जब तक मार्केट में कॉम्पिटिशन है, आज देखिए जियो जो कुछ भी कर रहा है,
मुझे याद है मैं जब फ्री ऑफ कॉस्ट में जब जियो चला रहा था तो कोई समस्या तो नहीं था ना, मस्त चल रहा था सब। बाकी कंपनीज के बारे में बहुत भूल गया था, मैं वोडाफोन यूजर था तब, ठीक है, मैं भूल गया था वोडाफोन का सिम था, बट जियो का सिम साथ में चल रहा था। पहले उन्होंने लाया प्लान 399 का कुछ 3 मंथ्स के लिए, सही है, चल रहा है मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन लोगों ने प्लान को अपडेट किया, फिर उन लोगों ने प्लान को अपडेट किया, और अभी कितना है, कुछ 900 रुपीज है शायद, 900 है या ज्यादा है, आई डोंट नो, शायद 900 ही है, ठीक है। मैं तो 1 मंथ का रिचार्ज करता हूँ, आई हैव टू पे 350। क्या किया क्या, देखिए जियो, कंपटीशन है मार्केट में, आइडिया है, आपका आइडिया वोडाफोन हो गया, एयरटेल है, वोडाफोन अभी भी मार्केट में है, बीएसएनएल भी मार्केट में है, लेकिन उसको भी कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा है। और ये लोग मार्केट में बचे हुए हैं बोलकर जियो एक बार प्राइस को हाई भी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि लोग उस कंपनी से इस कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे। आज बताते हैं हम आपको आईआरसीटीसी के बारे में, रेलवे के बारे में। अगर रेलवे कोई भी टिकट का चार्जेस, जैसे मान लीजिए मिनिमम एक चार्जेस 30 रुपीज का सपोज कीजिए, उस रेलवे क्या करता है, इस चार्जेस को 30 रुपीज से चेंज करके डायरेक्ट 150 रुपीज कर देता है। आप क्या कर लोगे? आपके पास रेलवे जैसा सुविधा और कहीं पे मिलेगा? सुविधा तो नहीं बोलेंगे, बट जो भी रेलवे जिस हिसाब से आपको कम समय में पहुंचा देता है कहीं पर भी, वो सुविधा आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। 150 वो चार्ज कर लेता है डायरेक्टली, तो फिर भी आपको देना पड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, वहां पे कंपटीशन नहीं है, वहां पे उस मार्केट में क्या है, कंपटीशन नहीं है, वहां लोग कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर कंपटीशन आएगा तो क्या होगा, रेलवे चाह करके भी प्राइस को बढ़ा नहीं पाएगा। हालांकि वो तो गवर्नमेंट बॉडी है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेन प्रायोरिटी होता है सर्विस प्रोवाइड करना, खैर जो भी। बट प्राइवेट कंपनीज के साथ अगर हम लोग बात करें, प्राइवेट कंपनी अगर कोई चीज प्रोवाइड करेंगे तो हमको उनके साथ ही चलना पड़ेगा, अगर वो मोनोपोली हो जाएंगे तो। इसीलिए मार्केट में कंपटीशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कंपटीशन रहता है तो ये अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलता है। क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे, मतलब बेनिफिट मिलेगा, शेप, स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलता है कंपटीशन होने से, एक नया मार्केट को शेप मिलता है, ये सब चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आते हैं द 5 पिलर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। किसमें आते हैं? द 5 पिलर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के वो 5 पिलर्स क्या क्या है, अभी मैं ऑलरेडी बोल चुका था, वापिस से बोलूंगा। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। क्योंकि पता है इसी पे पूरा का पूरा ना चैप्टर हम लोग का खड़ा है। ये फैक्टर, ये क्या हम लोग का है, फैक्टर्स है। सोशल इन्वायरमेंट क्या बोलता है? सोशल इन्वायरमेंट बोलता है ये 5 फैक्टर्स है जो क्या करता है, बिजनेस को इंपैक्ट करता है। किस तरीके से करता है, देखिए, कल्चरल वैल्यूज, डेमोग्राफिक शिफ्ट, लाइफ चेंजेस एंड इन्वॉल्व कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न दैट इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड एंड। मार्केट में जो डिमांड वगैरह है ना, पूरा का पूरा आपका सोशल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। चाहिए आपका बिजनेस है, बिजनेस को ग्रोथ करना है, ठीक है ना, ये 5 अपने हिसाब से काम करेगा, बाकी आप जो करना है कर लीजिए। कस्टमर्स का आपको लाइफस्टाइल का एक एग्जांपल दिए थे, कस्टमर का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, कस्टमर का इनकम चेंज हो जा रहा है, कस्टमर चाहता नहीं है किसी चीज को यूज करना, तो वो चेंज हो जाएगा। देखिए कभी कभी ना कोई कोई कंपनी ऐसा है, जैसे पापा का अपना बात करें, उनको भी नोकिया का फोन ही पसंद है, एकदम ट्रस्टेड कस्टमर है पापा, एकदम ट्रस्टेड कस्टमर, मतलब वो उसी के साथ खुश है, नोकिया के साथ ही खुश है, नोकिया ही ऑपरेट करेंगे, ऐसा चीज। सोशल इन्वायरमेंट में क्या है, सोशल इन्वायरमेंट में कुछ इस तरीके से ही कस्टमर्स का बिहेवियर, कस्टमर का बाइंग पैटर्न, ये सब चीज मैटर करता है। आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, गुड्स वगैरह को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर उसके बाद कस्टमर्स का लाइफस्टाइल जिस हिसाब से चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या, डिमांड, सप्लाई, डायनेमिक फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ, फाइनेंशियल मार्केटिंग कंडीशन अफेक्ट बिजनेस वैलिडिटी। ये सब क्या करता है, बिजनेस को इंपैक्ट करता है अलग तरीके से। अलग तरीके से कैसे, डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई में कोई भी चेंजेस आ गया, डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस, मान लीजिए बीच में ना प्याज का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया था, क्यों? क्योंकि जितना डिमांड था उतना सप्लाई नहीं था। बेसिक इकोनॉमिक्स हम लोगों को पता है, डिमांड और सप्लाई मैटर करता है प्राइस को, है ना। अगर बहुत ज्यादा किसी चीज का डिमांड और सप्लाई नहीं है तो प्राइस हाई जाएगा। किसी भी चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस अपने आप लो रहेगा।
और एक तो मेन पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम, जहां पर वो कटता है उस पॉइंट पर हम लोग का प्राइस फिक्सेशन होता है। ये चीज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कुछ इसी तरीके से है। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कितना गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करेगा इस बार, कलेक्शन करके कितना किस हिसाब से उसको गवर्नमेंट अपना वेल्थ को बढ़ा, गवर्नमेंट वेल्थ नहीं बढ़ाएगा, गवर्नमेंट क्या नाम है उस देश को सही करने के लिए स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, कितना डिफेंस में वो खर्च कर रहा है, कितना ज्यादा वो एजुकेशन सेक्टर्स में खर्च कर रहा है, ये सब चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है पूरा का पूरा गवर्नमेंट्स पे, ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा क्या नाम है आपका डिपेंड करता है बोले ये टोटल कंट्रोल क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप चाह करके कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर के लोगों का। ठीक है, ये हुआ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल में क्या देखने मिलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी दैट क्रिएट द ऑपरेशनल लैंडस्केप बिजनेस। गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसीज आ रहा है उसको समझना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कैसे काम करना, नियम कानून क्या होगा, वो सब सारा का सारा चीज मान करके चलना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी 2000 हम लोगों का 24 में जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था आपका मार्केट एक अच्छा डिप लिया था। कितने तारीख को, 4 जून को, आप लोग को डेट याद होगा, 4 जून को कुछ 4 से 5% का डिप लिया था एकदम अचानक से। क्यों, क्योंकि पता लगा था ऐसा कुछ कि मोदी जी वापस नहीं आ रहे हैं, या मोदी जी का जो डिमांड था, जो वो बोले थे उतना उनका आएगा वोट, वो नहीं आ रहा है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है मार्केट में, उससे क्या होता है, मार्केट चेंज होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज मैटर करता है। अगर कोई नेता सही तरीके से चल रहा है और चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, मार्केट में ज्यादा चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही लीडर चेंज होगा, या किसी का बिजनेस ग्रो करेगा, किसी का बिजनेस डाउन करेगा, कुछ तो बात है, कुछ तो झोल है। ये मैं कभी आपको बताऊंगा बाद में, जब मैं सेपरेट क्लास लूंगा इसका तब। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी में अभी आपको बता दिया। इनोवेशन इकोसिस्टम, डिजिटल innovation ecosystem, digital transformation initiatives, adoption of emerging technologies, research and development capacity। हम लोग कितना आराम से आज ऑनलाइन में पढ़ पा रहे हैं, घर बैठे बैठे सारा का सारा क्लास हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लेट गए एकदम बेड पे लेटने के बाद बगल में मेरे पास आ गया स्नैक्स, हम खा रहे हैं और स्टडी अड्डा पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया यही चल रहा है। टेक्नोलॉजी अपडेट होगा, जो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं होगा वो पिटेगा, वो रुक जाएगा। अपडेट होना पड़ेगा। आज मार्केट में पूरा का पूरा एआई आ चुका है। मेरे टाइम पे इस तरीके से डेडिकेटेड नोट्स नहीं मिलता था हमको, प्रिंटेड इस तरीके से नहीं बताया जाता था हमको। वो बुक आता था एक नॉर्मली विदाउट कैटलॉग बुक, कोई इमेज कुछ नहीं है, उसमें मैं पढ़ता था। ठीक है, बहुत पुराना बात भी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है सर, आप उतना तो ये है नहीं तो हाँ, बट हाँ मैं वैसे ही पढ़ता था। इस तरीके से मेरे पास नहीं था रिसोर्सेज वगैरह, लेकिन अभी है, इसके मदद से, एआई के मदद से अवेलेबल हो जा रहा है आराम से। तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। आज टीसीएस जैसा बड़ा कंपनी ऐसा बोलते हैं उसके सीईओ कि नहीं, हमने एआई के लिए नहीं एम्प्लॉयज को निकाला है, बट है ऐसा ही, 12,000 एम्प्लॉयज को वो निकाल दिए अपने क्या नाम है कंपनी से। इसी कारण से अपडेट नहीं हुए ना उस समय के अनुसार ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो ये हम लोग का था 5 पिलर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसको आपको ध्यान से देख के मद्देनजर रख के चलना पड़ेगा, तब सही है सब कुछ, नहीं चलिएगा तो पीट जाइएगा। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अब आता है डायमेंशन पे। क्या क्या डायमेंशन है, लोकल डायमेंशन, नेशनल डायमेंशन, इंटरनेशनल डायमेंशन। एक है लोकल मार्केट, एक है नेशनल मार्केट और एक है इंटरनेशनल मार्केट। समझ गए, आशा करता है समझ गए आप लोग। लोकल मार्केट में एक तरह का प्रोडक्ट चलता है, आप नेपाल में चला जाओ, आप बंगाल में रहो, और आप यूपी में चला जाओ, और आप वृंदावन में चला जाओ। ये 4 जगह मैं बोला आपको जाने के लिए, ठीक है। यूपी में आप चला जाओ, वहां के जो लोग हैं कुछ वेजिटेरियन कुछ नॉन वेजिटेरियन आपको मिल जाएंगे, कम खाते होंगे नॉन वेज, लेकिन चलता है वहां, ठीक है। वहां का एक रहन सहन, कपड़े पहनना डिफरेंट मिलेगा आपको। नेपाल में चला जाओ, वहां पे आपको ऐसा मैं सुना हूं बॉइल्ड खाना ही मिलता है, ठीक है, उतना ज्यादा स्पाइसीनेस जो होता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है।
वृंदावन में चला जाओ टोटली बंद है, सादा खाना आपको मिलेगा पूरा का पूरा, वहां पे एक रहन सहन, वहां का एक कल्चर है। बंगाल में आप चलाओ, वेस्ट बंगाल में माछ भात एकदम हर जगह आपको एकदम मिलेगा ही मिलेगा, मछली भात। तो हम लोग लेकर के जाएंगे अभी आपका नेपाल में या यूपी में मछली बेचने के लिए, तो जिस हिसाब से बंगाल में सेल होता है उस हिसाब से वहां सेल नहीं होगा। तो वहां का लोकल एक मार्केट है, नेशनल मार्केट एक है और एक इंटरनेशनल मार्केट है। लोकल मार्केट समझा पाए किस तरीके से काम करता है। नेशनल मार्केट में क्या हम लोग का एक इंडिया पूरा का पूरा एक मार्केट है जिसको चीप एंड बेस्ट चाहिए, सामान जितना सस्ता उतना बेटर है, ये चीज है। क्वालिटी तो बाद में देखेंगे, अभी लोगों का धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हो रहा है, वो लोग क्वालिटी के पीछे जा रहे हैं, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी कोई कितना भी क्वालिटी के पीछे चला क्यों ना जाए, वो लोग सबसे पहले प्राइस टैग जरूर देखते हैं कि प्राइस कितना है, प्रोडक्ट का मैटर करता है ना क्या है। तो इंडिया थोड़ा सा प्राइस को देख करके चलता है, चीप एंड बेस्ट इसको चाहिए, इसीलिए इंटरनेशनल डायमेंशंस किस तरीके से काम करता है ये चीज देखेंगे। हमारे पास कोई भी एक तो बड़ा डील है, हम लोग सोचे हाँ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, बड़ा डील क्या बात, सॉरी हम नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर। यहाँ पर ये देखेंगे, देखो कन्वीनियंस स्पेसिफिक फैक्टर, लोकल रेगुलेशंस, कल्चर प्रेफरेंस एंड रिलीजियस मार्केट कंडीशन अफेक्ट लोकल बिजनेस ऑपरेशंस, ये सारा का सारा चीज। नेशनल में क्या बताया, कंट्री वाइड पॉलिसी, कंट्री का क्या पॉलिसी है, क्या किस बेसिस पे कंट्री का मतलब कंट्री में सामान किस तरीके से आएगा जाएगा, किस तरीके से कौन सा सामान चलेगा। जैसे चाइना हो गया आपका, ये है ना थाईलैंड वगैरह हो गया, वहां पर ना जो खाना वगैरह होता है ना उतना ज्यादा उसको पकाया नहीं जाता है, या फिर कोई भी मीट चल जाता है वहां पे, सब मीट अलग अलग वैरायटी में अलग अलग जानवर सब खाते हैं। हम लोग का इंडिया में कुछ बैंड है, नहीं खा सकते, और लोग स्पेशली प्रीफर भी नहीं करते खाना। तो वहां का क्या नाम है, नेशनल वाइज नेशन मैटर करता है कि वहां पे लोग किस तरीके से है, किस तरीके से खाते नहीं है, ये सब चीज, ठीक है। फेडरल रेगुलेशंस, डोमेस्टिक मार्केट ट्रेंड इन्फ्लुएंसर बिजनेस अक्रॉस इंडिया, डोमेस्टिक मार्केट ट्रेंड भी क्या है ये भी मैटर करता है, मार्केट टू मार्केट क्या ट्रेंड चल रहा है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। क्लोथ्स को लेकर के जैसे भी सभी लोग मोस्ट ऑफ दी जगह पे देखने, ये तो एकदम कॉमन हो गया, ओवर साइज कपड़े, वो टी शर्ट हो, जैसे ये टी शर्ट एकदम मस्त यहाँ तक एकदम ये रहेगा हाथ, ठीक है, पैंट वगैरह हो वो भी ओवर साइज रहेगा, जैसे पहले पापा लोग पहनते थे ना उस टाइप का, वो भी ट्रेंड में चल रहा है, वो हर जगह चल रहा है, एक जगह नहीं वो हर जगह चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल में देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, ग्लोबल इकोनॉमिक, जैसे यहाँ पर ना ट्रम्प चाचा इनको खा पी के कुछ काम नहीं है, कब क्या करना पता नहीं, बस कुछ करना है, सब शांत से रहता है ना, तो ये क्या करते हैं, एक तो बॉम्ब फोड़ देते हैं, सब कुछ शांत से रहेगा, ये क्या करेंगे, तो बॉम्ब फोड़ देंगे। सभी टैरिफ को लेकर के बॉम्ब फोड़े हुए हैं, इतना टैरिफ लगेगा, इतना ये करेगा, इतना ये, तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, टैरिफ वगैरह क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस पॉलिसीज क्या है, इन सब चीजों को देख करके फिर जो कुछ कुछ बॉर्डर्स होते हैं कि हाँ इस देश से मेरा ट्रेड नहीं होगा या इस देश के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये क्या है, डायमेंशंस है बिजनेस इन्वायरमेंट का। लोकल मार्केट में चलने के लिए क्या देखना पड़ेगा, नेशनल मार्केट में चलने के लिए क्या देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में चलने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं चैलेंजेस इन द इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, ये हम लोगों को पता है, ये आपको भी पता है। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस करने जाओगे ना तो आप नोटिस करोगे कि क्या क्या चैलेंजेस है, सबसे पहले उसको फेस करना कि हाँ अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये सब पर्टिकुलर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ये पॉइंट तो हमको ध्यान में रखना ही है। तो इंडिया में बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, इनएडुक्वेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, सही तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं मिल रहा है जहां पे आपको सामान पहुंचाना। अभी तक भी ऐसा बहुत जगह है जहां पे प्रॉपर रोडवेज नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह नहीं पहुंचा अभी तक, ठीक है। पावर शॉर्टेज, गांव में चला जाओ पावर शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम है। हम लोग शहर में है 24/7 हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, बट गांव में ऐसा नहीं है, दिन में 2 बार तो 3 बार लाइन करंट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। डिजिटल कनेक्टिविटी इशू क्रिएटिंग, हाँ आई एम फ्रॉम यूपी बनारस, ठीक है, वहां पर भी जाता है, तो है अभी भी है, सारा का सारा गांव में पूरा का पूरा भी बोलेंगे प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रॉपर रोडवेज वगैरह नहीं है। मैं बनारस से हूं तो मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है, बाकी बहुत सारा भी ऐसा जगह यहाँ पे नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स देखना पड़ेगा हम लोगों को, अगर हम लोग को बिजनेस को चलाना है तो, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमिक बिजनेस में, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को फेस करना है। उसके बाद रीजनल इम्प्लीमेंट्स अक्रॉस स्टेट। कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे बंगाल अभी ना सबसे एंटी के तरह काम करता है। अभी तो सेंटर वर्सेस स्टेट भी चलता है कभी कभी, देखो ये सब नहीं बोलना चाहिए, बट किसी के पक्ष में लेकर के नहीं, हमें बस बताना है आप लोगों को, तो मैं बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, सेंटर में भी सेम लीडर है और स्टेट में भी सेम लीडर है, तो क्या होता है ना, जो सेंटर पास किया स्टेट में फटाक से पास हो गया। लेकिन जब ये दोनों डिफरेंट होता है ना, अच्छा है, एक्चुअल में अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बना रहना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, तब जा करके रहेगा। क्योंकि सब कुछ अच्छा थोड़ी ना होता है, कुछ तो गड़बड़ भी होता है ना। अब स्टेट सेंट्रल क्या ऑर्डर दिया, स्टेट उसको पहले देखेगा, देखने के बाद सही है कि नहीं, उसके बाद वो एप्लीकेबल करेगा। क्योंकि एक स्टेट का बेनिफिट होता है, एक सेंटर का बेनिफिट होता है। स्टेट को एक पैसा कमाना पड़ता है, उसको स्टेट को चलाने के लिए, सेंटर को पैसा कमाना पड़ता है पूरा देश को चलाने के लिए। दोनों का कुछ पर्सनल बेनिफिट होता है। तो एक देश, एक स्टेट दूसरा स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है, किस तरीके से डील वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब चीज। ठीक है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, रेगुलेटरी भाई नियम कानून तो यहाँ पे आपको मद्देनजर एकदम दिमाग में रखना ही रखना है। क्या कैसा रेगुलेटरी, बहुत कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी है, कॉम्प्लेक्स लेबर लॉ है, मल्टीपल कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, उसके बाद इंटरेक्ट मार्केट रेगुलेशंस, क्रिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या क्या रेगुलेटरीज को, लेबर को लेकर के प्रॉब्लम्स हो जाएगा आपको। उसके बाद मल्टीपल कॉम्प्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स को लेकर के आपका रह जाएगा दिक्कत, मार्केट रेगुलेशंस को लेकर के रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, ये अलग तरीके का बर्डन आपको सब दिमाग में पड़ा रहेगा। क्योंकि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो ये सारा चीज आपको रेगुलेटरीज कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान पे रखना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रेशर, इन्वायरमेंट से भी एक तो प्रेशर आता है, जैसे क्लाइमेट मान लीजिए चेंज हो गया, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो गया, एंड और क्या देख सकते हैं, ग्रॉस सस्टेनेशन स्टेबिलिटी ऑफ अ ग्रोइंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, रिक्वायरमेंट बिजनेस, अडॉप्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस। बोला जा रहा है गो ग्रीन, देयर इज नो प्लैनेट बी। ये सब चीज को लेकर के आपको सब नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ेगा, जो नेचर के हित में हो, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। अपने बेनिफिट के लिए आप जाओगे तो नहीं कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, क्या उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है, क्लाइमेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग को इधर पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है क्या नाम है आपका, जुलाई अगस्त, जुलाई नहीं बोलेंगे, अगस्त बोलेंगे, खास करके जुलाई और अगस्त ही बोल सकते हैं। बारिश का जो समय आता है, एकदम बढ़िया से बारिश हो रहा है, उस समय आप कुछ खास काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लाइमेट, मई के टाइम पे सुपर धूप हो रहा है, एकदम बहुत तगड़ा वाला धूप, वहां पर क्या कैसा रहेगा, ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्या होगा, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, नेविगेशन अनसर्टेन इन द इंटररिलेशन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन। अभी जो आपको बताया ना, ट्रम्प चाचा जो कर रहे थे, ट्रम्प चाचा जो कर रहे थे, और उसके बाद रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब कि चलते रहता है। उसके बाद इसराइल से बीच में जो चल रहा था, ईरान से चल रहा था, फिर इंडिया बोल रहा है, इंडिया का भी तो यूएस से भी चल ही रहा है कुछ ना कुछ। उसके बाद आपका चाइना के साथ जो चल रहा था, इसका अमेरिका का। तो ग्लोबली भी क्या है ना, ग्लोबल अनसर्टेन, जियोपॉलिटिकल, यहाँ पर भी कुछ अनसर्टेनिटीज हमको देखने के लिए मिलता है कि एक काम करे, एक लाइन में काम करे, नहीं, कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ नया कुछ लेकर के ही आता है। खास सबसे ज्यादा तो खास करके यूएसए है, अमेरिका। ठीक है, कभी टैरिफ को लेकर के, कभी इसको लेकर के, कभी सैंक्शंस लगा देगा, ये नहीं कर सकता, उससे सेल नहीं कर सकता, ऐसे कर सकता है, बहुत झमेला। अब इस चैप्टर का अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से देखो, एक आपका पेस्टल पॉलिटिकल वो वाला पोर्शन, स्पेसिफिक जनरल वाला पोर्शन उधर से, और एक लिबरलाइजेशन यानी कि एलपीजी, इससे 100-200% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, इसमें से क्वेश्चन आना ही है। ध्यान से इसको बस खाली समझना, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या है, क्या इंपैक्ट डालता है सभी। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या बोलते हैं हम लोग को,
इकोनॉमिक रिफॉर्म भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 1991 में आया था ये। हाँ, लिबरलाइजेशन क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लिबरलाइजेशन में क्या हम लोग को देखने में, रिमूवल ऑफ रेगुलेटरी बैरियर्स प्रमोटिंग फ्री ट्रेड ऑपरेशंस। ये क्या करता है? रिमूव करता है बैरियर्स को, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करता है ताकि प्रॉपरली फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एक देश से दूसरे देश के बीच में आराम से हो पाए। इसका मेन फंडा यही है लिबरलाइजेशन का, कि एक तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में ना बहुत झमेला है। ये बोलते हैं रहे झमेला, हमको समस्या नहीं है, हम करने के लिए तैयार है, लेकिन भाई थोड़ा कम कर दो ना। थोड़ा सा मैं खाने का सामान भेज रहा हूं तो कुछ खाने में जहर वहर तो नहीं भेज रहा हूं मैं, या मैं बच्चों का कुछ खिलौना भेज रहा हूं। अगर कोई उस लेवल पे चल रहा है, मान लो गन का सप्लाई कोई कर रहा है या ड्रग कोई मेडिसिन वगैरह का सप्लाई हो रहा है, तो वहां पे रखो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कोई समस्या नहीं है हमको। बट बच्चों का खिलौने को मैं भेज रहा हूँ, या मान लो कोई बेसिक थिंग स्टेशनरीज वगैरह में, कुछ में तो कम करो कुछ। इसी चीज को लेकर के लिबरलाइजेशन को लाया गया है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम किया जाएगा। किसके रिगार्डिंग? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। ट्रेड बैरियर्स को थोड़ा रिमूव किया जाएगा ताकि फ्री मूवमेंट ऑफ अ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ अ गुड्स किया जा सके, सामान को भेजा बेचा खरीदा जा सके। दैट इज लिबरलाइजेशन। क्या इंपैक्ट पड़ा था इससे? इंक्रीज्ड कंपटीशन, इंप्रूव्ड डिफिशियंसी, ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस, इनहैंस्ड इनोवेशन इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट इनहैंस्ड होगा, कंपटीशन आएगा मार्केट में, कस्टमर्स के पास वैरायटी ऑफ अ गुड्स, चॉइस होगा, बहुत सारा सामान उनके पास रहेगा कि हाँ मैं ये नहीं ये प्रेफर कर रहा हूं लेना, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है सामान को चूज करने का। ये सब चीज देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन में क्या देखने मिलेगा? प्राइवेटाइजेशन में सच एज वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग को जो बिजनेसेस है, इंडियन बिजनेसेस ही है। क्या होता है ना, गवर्नमेंट को ना बिजनेस को चलाने में बहुत सारा दिक्कत होता है, फिजिकल पॉलिसीज के वजह से, इकोनॉमिकल पॉलिसीज की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो बोलता है गवर्नमेंट कि मेरा बिजनेस ए है मान लो, या सेल को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते बीपीसीएल को, ये हो भी चुका है तो सही रहेगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है ना, बोलता है कि आप क्या कीजिए, ये जो बीपीसीएल अभी क्या है, गवर्नमेंट इसको ऑपरेट कर रहा है, बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, बट अब मेरा ऑपरेशन क्या होगा, कम होगा, आप इसको मेनली ऑपरेट कीजिए। प्राइवेट कंपनीज के साथ क्या करता है, ये अपना शेयर को बाइंग एंड सेलिंग करता है। जहां पे इसका गवर्नमेंट का पहले 51% शेयर था, अब क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर्स को क्या किया जाएगा, वो 51% शेयर का कुछ पोर्शन दे दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम होगा इन शॉर्ट, और पब्लिक का प्राइवेट का ज्यादा होगा। प्राइवेटाइजेशन में यही है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड गवर्नमेंट कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल। अपना इन्वेस्टमेंट को कम करना और प्राइवेट कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज का जो शेयर है उसको सेल करना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। इससे क्या होगा, इससे इंप्रूव्ड ऑपरेशनल इफिशियंसी होगा। ये चीज तो आप लोग मानते, देखो गवर्नमेंट स्कूल में 5 टीचर है, 5 टीचर का सैलरी 5 लाख रुपए है, 1-1 लाख रुपए करके वो लोग ले रहे हैं, ठीक है। एक प्राइवेट स्कूल में 10 टीचर है, ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल में 10 टीचर है, 10 टीचर है और उनका टोटल सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है। कितना है टोटल? 10 टीचर है, उनके लिए कितना सैलरी है, 1 लाख रुपए का सैलरी है। ये चीज, बट ये उससे ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा पता है, मैनेज्ड एंड कंट्रोल होगा। क्या, ये जो मेरा यहाँ पे 5 लाख रुपए दे रहे हैं 5 टीचर को, यहाँ पे मेरा 10 टीचर है, 10 टीचर को हम 1 ही लाख रुपया दे रहे हैं, 10-10 हजार रुपए करके हम मंथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये मेरा ज्यादा अच्छे तरीके से काम होगा, क्योंकि उन लोगों को एक चीज पता रहेगा ना कि मेरा जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हम अच्छे से काम करेंगे तब जाकर के मेरा काम होगा, तब हम यहाँ पे स्टेबल रह पाएंगे। अच्छा, अच्छे से काम नहीं करेंगे तो नहीं रह पाएंगे। मैं खुद बता रहा हूँ कि तो गवर्नमेंट स्कूल्स में देखता हूँ, सब बोलना नहीं चाहिए, बट मैं खुद ऐसा देखा हूँ बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर लोग है काम नहीं कर रहे सही से। ये उनका गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम का गलती है। माइंड में तो पहले से सिक्योर हो चुका है ना कि हम सिक्योर है, यहाँ पर टैलेंट भर भर के है उनके अंदर में, टैलेंट भर भर के, बट वो दे नहीं रहे। आज लोग प्राइवेट स्कूल्स को क्यों चूज कर रहे, गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों चूज नहीं कर रहे, यही सब रीजन है।
प्राइवेट स्कूल्स में वो लोग जा रहे हैं, महीने का साल का लाख लाख रुपया वो लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में उनका वो 1000 2000 3000 रुपए में हो जाएगा, बट वो फिर भी चूज नहीं कर रहे, बोले हम एक्सपेंस कर सकते हैं मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि हमको पता है उनका, मुझे उनका भविष्य चाहिए, खराब भविष्य हमको उनका नहीं चाहिए। ये चीज आज इस तरीके से हम लोग का ये थोड़ा सा बदनाम हो चुका है पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम। खैर जो भी, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर किया जाता है ताकि इंप्रूव हो सके ऑपरेशनल इफिशियंसी, रिड्यूस हो सके गवर्नमेंट का बर्डन, एंड इनहेंस्ड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड जो है, जो हमेशा से थोड़ा सा बेकार कंडीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा इंप्रूव हो, थोड़ा सा वो आगे बढ़े, ठीक है। ये आप एक गवर्नमेंट बैंक में जाओ और एक प्राइवेट बैंक में जाओ, आपको अंतर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन क्या बताता है? ग्लोबलाइजेशन बताता है आपका डोमेस्टिक इकोनॉमिक को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करना थ्रू लिबरलाइजेशन, ऑफ कोर्स थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट क्या करना? डोमेस्टिक इकोनॉमिक को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करना। इससे क्या होगा? एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मार्केट टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। ट्रांसफर फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोर्ट करने का हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज आएगा। फॉरेन कैपिटल अर्न करने का हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज आएगा। ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट होने का अपॉर्चुनिटीज आएगा, ये सब चीज करने के लिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। ये लास्ट टॉपिक है और इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या क्या वो पॉलिसीज है जो चेंज हुआ है, जिसको लाया गया, जिसकी वजह से मार्केट हर बार कुछ ना कुछ नया मूव करता है। 1991 से लेकर 2000 में हम लोग का आया एलपीजी कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एरा भी बोलते हैं, ठीक है। नरसिम्हा राव उस समय में थे हम लोग के पीएम, उन्होंने ये पॉलिसी को लेकर के आया था, इंट्रोड्यूस किए थे। डीरेगुलेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ओपनिंग की सेक्टर्स, पार्टिसिपेंट्स, ट्रांसफर इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप। इसके अंदर में हम लोग को बहुत कुछ देखने के लिए मिला। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर के आया गया इंडिया में, वो लोग इन्वेस्टमेंट किए, मार्केटिंग हम लोग का ग्रो हुआ। हम लोग अगर बाहर देश में सामान को बेचना चाहते तो आराम से बेच सकते हैं, उसमें कोई झमेला नहीं रखा गया। ये सब चीज करने से क्या हुआ? मार्केट को एक नया रूप, एक नया मूव मिला, मार्केट हम लोग का थोड़ा स्पैंड हुआ। फिर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का जो देश धीरे धीरे फिर वो डेवलप अंडर डेवलप्ड कंट्री से धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री के तरफ आगे बढ़ गया, ठीक है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आया 2025 में और प्रेजेंट में वो चल भी रहा है। डिजिटल इंडिया करने का क्या है? यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अटैच हो रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ड्राइव गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स प्रमोटिंग। देखने जाइएगा 2015 के बाद से बहुत ही ज्यादा, ये वही टाइम है जब जियो भी आया था मार्केट में। ये नहीं, इसकी एक साल बाद 2016 में शायद आया था वो, 16 में आया था, 16 के एंड में, ठीक है। नहीं 16 के एंड में, हाँ वैसे ही कुछ आया था वो, ठीक है। उस समय डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स लोग धीरे धीरे नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड में फिर जाकर डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव किए, ठीक है। सब कोई, ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी या कोई एक पर्सन, सब लोग, इंडिविजुअल पर्सन यहाँ तक की। तो उस समय घर पे क्या था? जैसे मेरे घर पे मैं बात करूं तो एक स्मार्टफोन था उस समय, ठीक है, एक स्मार्टफोन था। और आज अभी 4 स्मार्टफोन, लोग 4 फैमिली मेंबर्स है तो हम लोग के पास 4 स्मार्टफोन है, सभी लोगों के पास स्मार्टफोन, ठीक है। सभी लोगों के पास अभी स्मार्टफोन है, सभी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, डिजिटल है बोल करके ना। पेमेंट करना है ऑनलाइन पेमेंट हो गया, कुछ भी खरीदना है ऑनलाइन खरीद ले रहे हैं, कुछ भी कहीं भी, मतलब कुछ भी काम, बाहर निकलना है कैब कर लो ऑनलाइन, कुछ भी है सबका सब जो ऑनलाइन हो जा रहा है, डिजिटलाइजेशन हम लोग का हो गया डिजिटल के थ्रू, और प्रेजेंट में चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। अभी मेक इन इंडिया कैंपेन को लाया गया कि हम लोग स्वदेश, ठीक है, स्वदेश का बना हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। हमारा देश, हमारा भारत महान, जो भी होगा मेड इन इंडिया हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चाइना को लेकर के बहुत ज्यादा चला था 2014 से अभी प्रेजेंट में ये चल ही रहा है। मेक इन इंडिया कैंपेन खुद का बनाएंगे हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रमोट, क्योंकि देखो बहुत सारा रीजन भी है। आज ये सपोज करो मेरा मोबाइल फोन वन प्लस, ठीक है, अगर ये इंडियन कंपनी होता तो क्या होता? कोई भी पार्ट्स वगैरह, पहले तो ये मोबाइल फोन मान लो बिक गया, चल रहा है अभी मोबाइल फोन, अब इसमें कुछ भी खराब होगा तो ये जो पार्ट्स आएगा वो भी किसका होगा? बाहर देश का ही होगा। मतलब वो एक पहले सामान बेचा, उसके बाद उसका साथ जो एक्सेसरीज है उसको भी बेच रहा है, और उसके साथ जो भी उसका पार्ट्स आएगा उसको भी बेच रहा है। अब वो पार्ट्स अगर नहीं मिल रहा, मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो फिर मेरा फोन बेकार हो जाएगा। ये खास करके डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा देखा गया। डिफेंस के सेक्टर्स में, डिफेंस जो हम लोग का प्लेन वगैरह था, राफाल वगैरह को हम लोग बात करें तो
ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, खुद का हम लोग को सब कुछ बनाना है। अगर हम लोग का कुछ खराब भी हो गया देश के अंदर में, और कुछ हम लोग का सिस्टम खराब है, तो खुद का इंजीनियर उसको ठीक कर सकता है, बाहर का फॉरेन इंजीनियर्स को बुलाना नहीं पड़ेगा या उन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मेक इन इंडिया कैंपेन इसलिए चलाया गया, चाइना पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे सामान वगैरह खरीदने के लिए, उसके मतलब समझिए ना 50 to 70% सामान हम लोग को जो इंडिया को चाहिए हम लोग चाइना से ले रहे हैं, ऐसा था। अभी हम लोग सभी देश से थोड़ा बहुत करके ले रहा है, खुद का भी सामान हम लोग का बन रहा है। मेक इन इंडिया कैंपेन, businesses improve foreign investment facilities boosting industrial growth and employment। अब मेक इन इंडिया हो रहा है तो क्या हो रहा है, बाहर देश का सामान मतलब हम लोग अपना इंडिया में बना रहे हैं तो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहा है, वो भी अच्छा हम लोग के देश के लिए, ग्रोथ के लिए। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन लाया गया 2017 में, वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको लाने के बाद फिर मार्केट में एक तो नया बोल सकते हैं चेंजेस आया, इन्वायरमेंट चेंज हुआ थोड़ा सा बहुत चीज को लेकर के, और अभी भी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है। जीएसटी के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, यू ऑल नो ऑलरेडी, ठीक है। अकाउंट्स में भी और क्लास 11 में भी जीएसटी के बारे में मैंने ही आप लोगों को बताया, तो जीएसटी के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बस 2017 में आया और बहुत कुछ बिजनेस को चेंज किया। कंटिन्यूअस पॉलिसी रिवॉल्विंग शेप्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट रिक्वायर अडेप्टिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोडक्टिव प्लानिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग को बस यही कहने का मतलब है बिजनेस इन्वायरमेंट से कि ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेसेस में ये टोटली क्या हम लोग का अनसर्टेन है, डायनामिक इन नेचर है, कब क्या हो नो वन नोस। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का बिजनेस को चलाना है, आगे बढ़ाना है। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या चीज हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होता है, एंड स्पेसिफिक फैक्टर आपका क्या होता है, जनरल फैक्टर्स क्या होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज आया, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या इंपैक्ट डालता है, एलपीजी वगैरह क्या है, ये सब चीज, ठीक है। आज हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब वन शॉट चैप्टर था ऑफ कोर्स, तो कंप्लीट हो गया हम लोगों का। लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही साथ हम लोग का एक और चैनल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस वगैरह मिलता है, लॉ ऑडिट का एंड ऑल। साथ ही साथ आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक, द वे आई टीच यू, द वे यू विल लर्न अबाउट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, स्टडीफाई, वहां पर जाइए। मैं लास्ट वीडियो और इसके पहले वीडियोस में भी ऐड किया हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोग वहां लिंक मिल जाएगा आपको, चैनल का नाम एंड लिंक, वहां से आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो रहा है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद अस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ एक नए वन शॉट में। टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।